नमस्ते दोस्तों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जेआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से निरंतर जुड़ रहे हैं वो मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टरिंग और फॉरफाइटिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगला लेक्चर जो होगा नॉमिनेशन रूल पर होगा, लेकिन एक हमारे व्यूअर हैं कुमार शशांक, वो बार बार कुछ टॉपिक्स दे रहे थे, बोल रहे थे कि उन पर वीडियो बनाने के लिए जो जीआईबी के लिए इम्पोर्टेंट हैं भी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके सुझाए गए टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक्चुअल में यह सारे टॉपिक जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा यह फैक्टरिंग और फॉरफाइटिंग पर रहेगा। यह एक्चुअली प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पेपर 1 में इस टॉपिक को कवर किया गया है। लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टरिंग के बारे में, फॉरफाइटिंग के बारे में और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फॉर जीआईबी के बारे में। दोनों एक चीज़ हम ध्यान देंगे इस लेक्चर में कि हम अननेसेसरी उलझन में नहीं फंसेंगे। एक्चुअली फैक्टरिंग और फॉरफाइटिंग जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन मैंने प्रयास किया है इस लेक्चर में कि अननेसेसरी उलझन, अननेसेसरी कन्फ्यूजन से हम बचेंगे और फैक्टरिंग और फॉरफाइटिंग का मोटा मोटा हम आइडिया लेंगे। फैक्टरिंग, इट इज ए सिस्टम टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक रिसीवेबल्स। यह जो है शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने का एक तरीका है, एक तंत्र है। रिसीवेबल क्या होता है? सबसे पहले हम यह जानते हैं रिसीवेबल क्या होता है। तो देख लीजिए, रिसीवेबल एक्चुअली ए कोई सेलर है और इसने बी को कोई सामान बेचा। ए जो है बी को सामान बेचा, बी को अभी पैसे देने हैं, अभी दिया नहीं है, बी को पैसे देने हैं, यानी उस सामान का दाम अभी बी को ए को देना है, अभी दिया नहीं है। ए ने बेच दिया है सामान, लेकिन बी को अभी उसका पैसा देना है, अभी दिया नहीं है। तो जो देना है, यानी जिसे अभी दिया गया नहीं है, जो देना है उसे हम रिसीवेबल कहते हैं, यानी ए का रिसीवेबल हम कहते हैं। बी से जो आना है वह ए का रिसीवेबल कहलाएगा। डोमेस्टिक रिसीवेबल क्या होगा? जो देश के अंदर में जो भी रिसीवेबल है, यानी प्रीतेश कुमार अगर अशोक जी को कुछ सामान बेचता है और अशोक जी अभी पैसा नहीं दिए हैं, अभी देना है, तो अशोक जी के द्वारा जो भी मिलना है उसको हम रिसीवेबल के श्रेणी में हम रखते हैं, उसे हम रिसीवेबल कहते हैं, यानी उस पैसे को अभी रिसीव करना है। तो यही रिसीवेबल है। डोमेस्टिक रिसीवेबल का अर्थ हुआ देश के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं, देश के अंदर के जो रिसीवेबल्स होते हैं उसे हम डोमेस्टिक रिसीवेबल कहते हैं। तो फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग जो है, जो शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट टर्म के लिए, कम दिनों के लिए जो डोमेस्टिक रिसीवेबल होता है उसको हम जो फाइनेंस करते हैं उसे हम फैक्टरिंग कहते हैं। देखिए पार्टीज कौन कौन से होते हैं फैक्टरिंग में। तो एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट कौन होता है? तो द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सामान बेचता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। फैक्टर कौन होता है? जो फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट इज एन एजेंसी विच प्रोवाइड्स फाइनेंस टू द क्लाइंट, यानी जो क्लाइंट को फाइनेंस देता है, यानी क्लाइंट के रिसीवेबल के लिए जो फाइनेंस करता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। यानी दूसरे शब्द में जो फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको हम फैक्टर कहते हैं। तीसरा होता है बायर। बायर कौन होता है? जो गुड्स और सर्विसेज सेलर से खरीदता है, यह होता है बायर। यह 3 पार्टीज होते हैं फैक्टरिंग में। अब देखिए प्रोसेस, देखिए फैक्टरिंग में होता क्या है एक्चुअली। तो हम मान लेते हैं ए सेलर है, ए जो है सेलर है, बी है बायर है, और कोई सी है जो फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी फैक्टर है। फैक्टर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। ए ने बी को सामान बेचा। जनरली धंधे में यानी बिजनेस में हमेशा ऐसा चलता है कि सेलर जो है सामान बेचता है, तो जो बायर होता है वह जरूरी नहीं है कि उसी समय पेमेंट दे दे, कुछ ब्याज के साथ वह जो है बाद में भी पेमेंट देता है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ए कोई कंपनी है, सेलर है, या कोई होलसेलर है, वह किसी बी को, यानी छोटे जो रिटेलर होते हैं
या जो दुकानदार होते हैं उनको देता है। तो बी जरूरी नहीं है कि उसी समय पैसा दे देगा, ये जो है क्रेडिट पर जो है सामान बेच देगा कि हाँ भैया आप 2 महीने बाद जो है कुछ चार्जेस के साथ जो है हमको पे कर दीजिएगा। तो ए सामान बेच दिया बी को, बी उस समय पैसा नहीं देता, बी बोलता है कि ठीक है इनवॉइस जो है हम इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेता है ए से। ए जो है सामान बेचा बी को, ए को इनवॉइस दिया, बी जो है इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम 2 महीने बाद आपको पेमेंट दे देंगे। लेकिन अब क्या है कि ए तो इनवॉइस एक्सेप्ट करके ए को मिल गया कि 2 महीने बाद पेमेंट दे देंगे, लेकिन 2 महीने के लिए इसको तो पेमेंट मिलेगा नहीं ना, बी तो 2 महीने के बाद पेमेंट देगा। तो आखिर 2 महीने में ए बहुत सारा काम करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा या प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उस 2 महीने के लिए ए को तो पैसे की आवश्यकता होगी। उसने अपने बी को, बायर को जो है पैसा दे दिया, सामान दे दिया और बोला कि भाई 2 महीने बाद आप पेमेंट दे दीजिएगा। लेकिन इन 2 महीनों में ए को तो पैसे की आवश्यकता होगी ना, अपने डे टू डे काम के लिए, कुछ सामान खरीदना है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो इसके लिए ए को उन 2 महीनों में पैसे की जरूरत होगी। तो यह क्या करता है कि उस इन्वॉइस को ले जाता है और सी को देता है। सी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फैक्टरिंग का काम करता है। सी क्या करेगा कि जो भी इन्वॉइस वैल्यू होता है उसका 80 to 85% जो है ए को इमीडिएटली दे देगा। कि इन्वॉइस वैल्यू से 1 लाख रुपए का है, यानी ए जो है बी को 1 लाख रुपए का सामान दिया, बी ने इन्वॉइस एक्सेप्ट किया और 1 लाख रुपए का इन्वॉइस है। ए जो है इस इन्वॉइस को लेके जाएगा और सी को दे देगा। सी जो है उस इन्वॉइस का 80 to 85% तुरंत ए को दे देगा, यानी ए के पास तुरंत पैसा आ गया। बी तो 2 महीने बाद देगा, लेकिन ए के पास तुरंत पैसा आ गया, ये अपना डे टू डे काम कर सकता है, कुछ रॉ मटेरियल पे प्रोक्योर करना है, लेबर का खर्चा है, कोई भी खर्चा है वो दे सकता है। तो सी जो है 80 to 85% इन्वॉइस वैल्यू का फाइनेंस ए को कर देगा। सी इसके बदले में क्या लेता है, तो सी चार्जेज लेता है, इसे फी लेता है, डिस्काउंटिंग फी ले सकता है, फैक्टरिंग फी लेता है सी। इसके बदले में सी जो है चार्जेस लेता है। अब यह जो है ए जो है इन्वॉइस सी को दे देगा और सी 80 to 85% जो है ए को पैसे दे देगा इन्वॉइस वैल्यू का। अब सी जो है इस इन्वॉइस का जब ड्यू डेट आएगा बी से जाके पैसे ले लेगा और बी जो है पैसा सी को यहाँ पे दे देगा। सी ड्यू डेट पर को जाके बी को इन्वॉइस देगा, बी जो है इन्वॉइस के अनुसार 1 लाख रुपए का अगर इन्वॉइस होती है 1 लाख रुपया दे देगा सी को। अब जो बैलेंस अमाउंट, चूंकि इसने तो 80 to 85% ही अभी सेलर को दिया ना, तो जो बैलेंस अमाउंट है जब इन्वॉइस प्राप्त कर लेगा तो बैलेंस अमाउंट फिर से ए को वह जो फैक्टर है वह दे देगा। तो प्रोसेस में ए में क्या होता है, क्लाइंट सप्लाइज गुड्स टू बायर ऑन क्रेडिट। क्लाइंट जो है यानी ए जो है बी को गुड्स प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट पर, यानी 2 महीने के क्रेडिट पर, 3 महीने के क्रेडिट पर गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। क्लाइंट डिस्काउंट एक्सेप्टेड इनवॉइस विथ फैक्टर, फैक्टर के पास ले जाता है क्लाइंट और उसको डिस्काउंट कराता है और गेट अप्रॉक्स 80 to 85% टू ऑफ इनवॉइस वैल्यू, और इनवॉइस वैल्यू का 80 से 85% फैक्टर से क्लाइंट को मिल जाता है, यानी सेलर को मिल जाता है इमीडिएटली। अब फैक्टर क्या करेगा, फैक्टर कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम बायर ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट को चला जाएगा फैक्टर बायर के पास और बायर से पेमेंट कलेक्ट कर लेगा। एंड ऑल्सो रिलीजेज द बैलेंस अमाउंट टू द क्लाइंट, और जो बैलेंस अमाउंट होगा, चूंकि 80 to 85% तो इन्वॉइस वैल्यू का दिया है को, बाकी का 20 से 15% जो है बैलेंस अमाउंट हुआ, वह बैलेंस अमाउंट जैसे फैक्टर को मिल जाएगा इन्वॉइस का पैसा, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा यानी 15 to 20% वह ए को फैक्टर दे देगा। यही फैक्टरिंग है, फैक्टरिंग में यही प्रोसेस चलता है। फंक्शन क्या होता है फैक्टर का, फाइनेंस करना, देख ही रहे 80 to 85% क्लाइंट को फाइनेंस करता है। कलेक्शन, देख रहे हैं कलेक्शन क्या है, तो डेप्ट्स कलेक्ट करता है, यानी फैक्टर को तो क्लाइंट दे दिया इन्वॉइस, इन्वॉइस लेके जो है फैक्टर जो है बायर के पास पहुंच जाता है और डेट कलेक्ट करता है, तो कलेक्शन का भी काम करता है फैक्टर। और रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो रिसीवेबल मैनेजमेंट करता है ना, ये रिसीवेबल मैनेजमेंट ही तो है, ए को अभी बी से रिसीव होना है पेमेंट, तो यह रिसीवेबल हुआ और इसी को मैनेज कर रहा है, तो यह क्या है, रिसीवेबल मैनेजमेंट ही तो है, तो यह रिसीवेबल मैनेजमेंट करता है। यानी फंक्शन ऑफ फैक्टर क्या है, फाइनेंस है, कलेक्शन है और रिसीवेबल मैनेजमेंट है। फॉर दिस सर्विसेज फैक्टर रिकवर सर्विस फी और डिस्काउंटिंग चार्जेस। इस फैक्टरिंग के काम से फैक्टर को क्या फायदा होता है, तो सर्विस फी रिकवर करता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकवर करता है, यह इसका फैक्टर को फायदा होने वाला प्रॉफिट है। टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है, विथ रिकोर्स फैक्टरिंग होता है, यानी विथ रिस्क एक फैक्टरिंग होता है, और एक विदाउट रिकोर्स होता है, यानी विदाउट रिस्क होता है। विथ रिस्क में क्या होता है कि रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ क्लाइंट, यानी जो अगर बी ए जो है
बी को पैसा देता है और बी पैसा नहीं देता है, यानी और सी फैक्टर है, बी सी को पैसा नहीं देता है, तो फैक्टर जो है पर यह जिम्मेदारी नहीं होती है, फैक्टर पर कोई रिस्क नहीं रहता। फैक्टर जो है बाद में ए से कलेक्ट कर लेता है, यानी रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट क्या होगा, वो क्लाइंट का ही होगा। यानी कल के बी पैसा देने से मुकर जाता है उस इन्वाइस का, तो फैक्टर बोलेगा इतना माथाफोड़ी कुछ करेगा नहीं, फैक्टर जाएगा बोलेगा भैया आपका जो बायर है वो पैसा नहीं दे रहा, आप मुझे पैसा दीजिए, ड्यू डेट के दिन चला जाएगा। तो यह हुआ विथ रिस्क। यानी रिस्क किसका रहेगा, तो रिस्क जो है क्लाइंट का रहेगा, यानी नॉन पेमेंट का रिस्क किसका रहेगा, नॉन पेमेंट का रिस्क जो है क्लाइंट का रहेगा। और सी को पैसा नहीं मिलेगा तो सी जो है क्लाइंट को ही अप्रोच करेगा पैसे के लिए। विदाउट रिस्क, विदाउट रिकोर्स, इसमें क्या है, रिस्क टू बी बोर्न बाय फैक्टर, यानी यह अगर विदाउट रिकोर्स का अगर फैक्टरिंग है, या क्लॉज अगर फैक्टरिंग के एग्रीमेंट में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कल हो के बी अगर पैसा सी को नहीं दिया तो ए इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी जो क्लाइंट है जिम्मेदार नहीं है। क्लाइंट पहले ही बोल देगा भैया हमारा जो फैक्टरिंग का क्लॉज था, फैक्टरिंग का एग्रीमेंट था, उसमें विदाउट रिकोर्स की बात की गई, यानी हमारा कोई लायबिलिटी, मेरा कोई रिस्क नहीं है, आप जो है बायर से बात कीजिए, बायर ही आपको पैसा देगा, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यह जो है फैक्टरिंग या विदाउट रिकोर्स हो गया। फॉरफेटिंग में देखिए क्या है, इन केस ऑफ फॉरफेटिंग द सिस्टम इज मोर और लेस सिमिलर टू फैक्टरिंग। फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट दैट इन केस ऑफ फैक्टरिंग रिसीवेबल आर शॉर्ट टर्म एंड डोमेस्टिक। अंतर क्या है, फैक्टरिंग में जो रिसीवेबल होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं और डोमेस्टिक होते हैं, यानी देश के अंदर के होते हैं और शॉर्ट टर्म होते हैं। लेकिन फॉरफेटिंग में जो डीलिंग होता है उसमें जो रिसीवेबल होता है वह एक्सपोर्ट रिसीवेबल होता है, यानी कहीं से कहीं निर्यात करता है, यानी जो हमारा क्लाइंट है वो कहीं निर्यात करता है, अभी उसको बाहर से पैसे आने हैं, फॉरेन से पैसे आना है, तो एक्सपोर्ट रिसीवेबल होता है इसमें जो रिसीवेबल होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए होता है या मीडियम टर्म के लिए होता है। यानी फैक्टरिंग में जो रिसीवेबल होता है वो डोमेस्टिक होता है, फॉरफेटिंग में जो रिसीवेबल होता है वो एक्सपोर्ट रिसीवेबल होता है, यानी बाहर से भी पैसा आना होता है, और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए होता है। फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग इज यूज फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। समझ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, यानी 2 महीने का अगर ड्यू डेट का 2 महीने का, तो इस 2 महीने में भाई कहाँ से काम करेगा, तो उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, तो ये एक तरह से फैक्टरिंग और फॉरफेटिंग जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम करता है। फॉरफेटिंग में जो रिस्क होता है यह हमेशा विदाउट रिकोर्स होता है, यानी फॉरफेटिंग जब भी होता है तो यह विदाउट रिकोर्स ही होता है, यानी इसमें रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट जो है फैक्टर के साथ लाई करता है। ए सेलर है, बी बायर है और सी फैक्टर है, और बायर सी को अगर पैसा नहीं देता है तो सी जो है ए के पास नहीं जाएगा, सी को इन्हीं से ही वसूलना पड़ेगा, यानी रिस्क जो है फैक्टर का ही रहता है, नॉन पेमेंट का। अगला लेक्चर जो होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर होगा। थैंक यू वेरी मच।